हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा यादव आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट वाला हिंदी। ओके, जिसमें अभी हमारी जो क्लासेस हैं वो क्लास 11th की बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं और ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। आप फर्स्ट क्लास से देखना शुरू कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा क्योंकि जो फर्स्ट क्लास है आपकी उसमें मैंने आपका जो सिलेबस है क्लास 11th का वो सारा कुछ बताया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें करा चुकी हूँ। तो इस क्लास को देखने के बाद आपकी जो पीछे की क्लासेस छूट गई हैं उनको देख लीजिएगा। खास करके ये जो क्लासेस हैं यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए रहने वाली है और साथ ही आपके नीट एग्ज़ाम का जो विश है वो यहाँ से बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि जो नीट एग्ज़ाम होता है उसमें 11th और 12th का ही रोल होता है। तो इसलिए उस एग्ज़ाम्स को भी ध्यान में रखते हुए मैं ये क्लासेस करा रही हूँ। ओके, तो अध्याय नंबर हमारा 2 है जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण और इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने मोनेरा जगत के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव आते हैं वो कुछ स्वपोषी और कुछ परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और परपोषी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। ओके, तो ये इस यानी कि जगत में इस किंगडम में दोनों तरह के जीव आते हैं, स्वपोषी भी और परपोषी भी, ध्यान रखिएगा। सभी एक कोश की यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। जितने भी एक कोश की जीव हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उन सभी जीवों को यानी कि एक कोश की यानी कि यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान रखिएगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा के जितने भी जीव हैं उनको ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब इनको देखते हैं कौन कौन जो हैं जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्राइशोफाइटा है, डायनोफ्लेजिलेट है, यूग्लिनाइड, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक होगा तो मैं सही से बोल दूंगी, उसको ठीक कर लेना। अवफंक हैं, कवक हैं और प्रोटोजोआ हैं। इन सभी को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको याद रखना है। प्राथमिक रूप से जो प्रोटिस्टा के सदस्य हैं वो कैसे होते हैं, जलीय, जो जल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं एक अन्य झिल्ली कोशिकांग पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्राथमिक रूप से जो प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, जलीय। और यूकैरियोटिक कोशिका होने के कारण, यूकैरियोटिक ये होने के कारण इनकी जो कोशिका होती है वो एक सुसंगठित केंद्रक व अन्य झिल्ली जैसे इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन और युग्मनज जाइगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन, जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जीव आते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनको अलग अलग समूहों में बांटा गया है तो ये देखते हैं और ये इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइशोफाइटा। क्राइशोफाइटा है, इस समूह के अंतर्गत डायएटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। क्राइशोफाइटा समूह के अंतर्गत इनको याद रखिएगा, डायएटम और सुनहरे शैवाल। ये जो होते हैं स्वच्छ जल व लवणीय, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लवणीय यानी कि जो समुद्र का जल है उसमें यानी कि ये स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों तरह के पर्यावरण में पाए जाते हैं। कौन, तो जो क्राइशोफाइटा के अंतर्गत जो जीव आते हैं जैसे डायटम है और सुनहरी शैवाल, ये पादप के अंतर्गत आते हैं, इनको ध्यान रखेगा। ठीक है, यह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ एक निश्चल रूप से बहते हैं और बिना रुके ये किसके साथ बहते रहते हैं, तो जल की जो धाराएं होती हैं उनके साथ बहते रहते हैं। डायएटम में कोशिका भित्ति जो साबुनदानी होती है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, साबुनदानी की तरह होता है। देखो साबुनदानी ऐसी होती है, यहाँ पर हम साबुन रख देते हैं, इसे ऊपर से ढक देते हैं, तो इसी के अनुरूप होती है। यानी कि एक हार्ड सा होता है कवच जो
टूटती नहीं है और अर्धछादित कवच बनाती है, ठीक है, जो एक मजबूत कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है जिसके कारण यह नष्ट नहीं होती है। मैंने बताया ये जो होती है मतलब एक कठोर सा कवच बनाती है जिसके कारण ये नष्ट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार मृत डाई एटम जो होते हैं वो अपने परिवेश जहाँ पर रहते हैं यानी कि वास स्थान, परिवेश को क्या कहा जाता है, हाँ, वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। जो अपने अवशेष होते हैं वो कोशिका भित्ति के जो अवशेष होते हैं बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं और ये करोड़ों वर्षों में जमा हुए इन अवशेषों को क्या कहा जाता है, तो डायएटमी मृदा। जो मतलब जो अवशेष होते हैं बहुत सालों में जो वहाँ पर जमा हो जाते हैं फिर वही क्या बन जाते हैं, तो डायएटमी मृदा बन जाते हैं, ध्यान रखेगा। इस मृदा का जो उपयोग है वो हम किस लिए करते हैं, पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन बनाने या अलग करने में होता है। यह समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ओके, समूह है डायनोफ्लेजिलेट। जो डायनोफ्लेजिलेट है इसके अंतर्गत कौन कौन से जीवधारी आते हैं। ये जीवधारी मुख्यतः कैसे होते हैं, तो समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये भी कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में। प्रकाश संश्लेषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर इनमें वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण नीले, पीले, हरे और पीले, नीले, हरे अथवा लाल दिखते हैं, ये वर्णकों के कारण ही। ओके, ध्यान रखिएगा किसमें, डायनोफ्लेजिलेट के अंतर्गत जो जीव आते हैं इनमें। उनकी जो कोशिका भित्ति है वह ब्राहा, यहाँ पर ब्राहा सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। किसकी कोशिका भित्ति किसकी होती है, तो सेलुलोज की, ध्यान रखिएगा। ओके, लाल डायनोफ्लेजिलेट की जो संख्या में विस्फोट होता है जिससे समुद्र का जो जल होता है वह लाल तथा लाल तरंगे दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या में जीव से निकले जीव विष के कारण मछली तथा अन्य जो समुद्री जीव होते हैं वो मर जाते हैं, जो डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में जो विस्फोट होता है उसे। उदाहरण के लिए हम मानते हैं गोनिया, लैक्स, ये जीव ये लाल डायनोफ्लेजिलेट का उदाहरण है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो डायनोफ्लेजिलेट है इनमें के सबसे ज़्यादा किसकी संख्या पाई जाती है, तो लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूग्लिनॉइड। ये तीसरा समूह है। इसमें से जो अधिकांशतः जो जीव होते हैं वो सतह स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं। ये जल में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, स्वच्छ जल में। ओके, लवड़ी जल में नहीं, स्वच्छ में। और इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत, यहाँ पर ये परत टाइपिंग मिस्टेक है, परत ऐसे लिखा जाता है, पहली किल्की होती है। इस परत का नाम क्या होता है, पहली किल्की, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने बताया जो यूग्लिनॉइड के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो अधिकांश किस में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव हैं। इनमें जो कोशिका भित्ति है उसकी जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है जिससे क्या कहा जाता है, पहली किल्की। ओके, उनकी संरचना को लचीला बनाती है ये परत। ओके, इनमें दो कशाव यानी कि फ्लैजेला होते हैं और जिनमें से एक छोटा और दूसरा कैसा होता है, लंबा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो ये होते हैं स्वपोषी व परपोषी दोनों तरह के जीव होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जो जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वो कैसे कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषी। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है यानी कि अनुपस्थित होता है और जो ये जीव हैं वो अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार करके परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जब ये अपना भोजन या अपना पोषण करते हैं तो वो किससे करते हैं, सूक्ष्म जीवधारी हैं उनका शिकार करके। तो ये क्या किसकी तरह व्यवहार करते हैं, परपोषी की तरह। तो इसलिए ये स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए हम मानते हैं युगलीना, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट ये युगलीना का स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिएगा।
इसे ये इसका जो टेल्सा है इसे फ्लैजेलम कहा जाता है, ये स्टिग्मा है, ये केंद्रक है और ये क्लोरोप्लास्ट है और ये इसे क्या कहा जाता है, तो पेलिकल, याद रखिएगा। ओके, ये आगे की क्लासेस में भी हम इनको अच्छे से देखेंगे। ये आपको अभी दिखा देती हूँ ये किसका स्ट्रक्चर है, यूग्लिना का। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अवफंक कवक, इन्हें फंगस कहा जाता है। ओके, जो अवफंक जो कवक हैं ये कैसे होते हैं, मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ये कैसे होते हैं, मृतपोषी, जो यानी कि सड़ी गली हुई चीज़ों से अपना भोजन यानी कि भक्षण करके उनको खा पीकर जीवित रहते हैं। कौन से, तो वो जो अवफंक कवक होते हैं, मृतपोषी होते हैं, जो मरे हुए जीव हैं और पेड़ पौधे हैं उनसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। यह सड़ती हुई टहनियाँ पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थ का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। क्या करते हैं, जैविक पदार्थों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं या उनको ग्रहण करते हैं, ध्यान रखेगा। अनुकूल परिस्थितियों में यह समूह जो है प्लाज्मोडियम बनाते हैं। जो अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं उस समय ये कौन सा समूह बनाते हैं, प्लाज्मोडियम, जो कई कीट तक की लंबाई का हो सकता है, जो इनका जो प्लाज्मोडियम समूह होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं और इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। किसके साथ होता है, तो वायु के साथ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है, सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, परपोषी, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है। स्वपोषी जो होते हैं, जो अपना स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, परपोषी। अब जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं, कौन, प्रोटोजोआ। यह प्राणियों के पुरातन है। पुरातन का मतलब है जो प्राणी है, जो मनुष्य है वो, यानी कि जो प्राणी जीव जो भी हैं उनके प्राचीन संबंधी हैं। किसके, तो प्राणियों के। कौन, प्रोटोजोआ, ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। प्रोटोजोआ को कुल कितने समूहों में बांटा गया है, तो 4 में। एक एक करके उन समूहों को भी पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, ये प्राणियों का जो पुरातन है यानी कि जो प्राचीन संबंधी है, कौन, प्रोटोजोआ। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन यानी कि क्लियर होता है। ओके, प्रोटोजोआ को किसका प्राचीन संबंधी माना जाता है, तो प्राणियों का। तो इनको जो 4 समूहों में बांटा गया है, तो पहला समूह है जिसका नाम है अमीबीय प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। यह अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। अपने पैरों की सहायता से ही किसको पकड़ते हैं, तो अपने यानी कि शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल, समुद्री जल, नम मृदा में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 2 पे है कशाभी प्रोटोजोआ। इस समूह के जो सदस्य होते हैं स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं, याद रखिएगा। इस समूह के जो सदस्य होते हैं वो स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। उनके शरीर पर कशाभ पाया जाता है और परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण हैं, जिनसे निद्रालु नामक बीमारी होती है। कौन से, तो ध्यान रखिएगा, जो परजीवी प्रोटोजोआ हैं इनके कारण कौन सी बीमारी होती है, तो परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ हैं, इनके कारण निद्रालु नामक रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए हम कहते हैं ट्रीपैनोसोमा। ओके, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 3 पे आता है पक्समाभी। यहाँ पर भी ये टाइपिंग मिस्टेक है, पक्समाभी प्रोटोजोआ। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। सक्रिय, बहुत तेज़ी से गति करने वाले जीवधारी हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, जली में। क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्समाभ यानी कि बाल पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें एक गुहा यानी कि ग्रशिका होती है जो कोशिका की सतह की बाहर की ओर खुलती है, जो गुहा होती है। ओके, पक्समाभ की जो लयबद्ध गति के कारण जल की पूरित जो भोजन है वो गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम क्या किसको मानते हैं, पैरामीशियम को। पैरामीशियम का ये चित्र दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। कुछ चप्पल की जो स्लीपर होती है उसके आकार का होता है पैरामीशियम।
नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोरोजुआ। स्पोरोजुआ होता है वो इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं स्पोरोजुआ के अंतर्गत, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। और इनमें सबसे कुख्यात कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव जनसंख्या पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक भूल होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको इस क्लास PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आप अपनी जो क्लासेस हैं इनका रिवीजन करते रहिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्लासेस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं और सारी चीज़ें मैं NCERT बेस्ड ही करा रही हूँ, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।